जी ठीक है। अंत में बस सुनील जी एक बहुत छोटी टिप्पणी आपसे चाहिए कि अब शरद पवार अभी ये जो इंटरव्यू दिया उन्होंने अदानी के चैनल पर, और अब इसके बाद जो उनकी भूमिका होगी वो आपको किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखती है? बहुत संक्षेप में सर, हाँ फिर खत्म करूंगी। नहीं, अगर आज महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में अस्तित्व में है तो उसमें शरद पवार की बड़ी भूमिका है। जिस तरीके से सरकार को और दलों को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, उनके पीछे उनको बचाए रखने के लिए, संगठन को बचाए रखने के लिए शरद पवार साहब मजबूती के साथ खड़े हैं, इसमें कोई बहस नहीं। जो संदेह पैदा हुआ कि लोकसभा में जब जेपीसी की मांग हो रही थी, एनसीपी साथ थी। जब सड़क पर निकल करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुलूस निकाल रहे थे, एनसीपी साथ थी। जब लोग झंडा लेके के प्रदर्शन कर रहे थे, महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने खड़े थे, तब एनसीपी साथ थी। तब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एनसीपी खड़ी रही और जेपीसी के पक्ष में खड़ी रही। जब यह मुद्दा इतना गर्म हो गया और लोकसभा की कार्रवाई पूरी सत्रावसान हो गया, तब जो शरद पवार साहब ने स्टैंड लिया, संदेह वहां से पैदा हुआ कि संसद की कार्रवाई में कभी भी, ये बिल्कुल सही है कि एनसीपी ने विरोध नहीं किया जेपीसी का। जेपीसी के बारे में पवार साहब के पास तो अचानक जानकारी नहीं हुई है ना। पवार साहब के पास तो लंबा अनुभव है, वो तो जेपीसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ये लोकसभा में उनके पास व्यापक अनुभव है। तो जेपीसी क्या होती है, उसका क्या मायने है, क्या उसका मतलब होता है, किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे को सामने लाने में जेपीसी की क्या भूमिका हो सकती है, सरकार पर जेपीसी कितना हमलावर हो सकता है, इन तमाम अनुभवों से गुजर चुके हैं वो। इन अनुभवों के साथ साथ एनसीपी लोकसभा के अंदर, संसद के भीतर साथ खड़ी रही पूरे विपक्ष के साथ। लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि जेपीसी से कुछ निकलने वाला नहीं है, तो आप लोकसभा में आपने क्यों नहीं कहा? संदेह यहाँ पैदा होता है। उनके काबिलियत में, उनकी क्षमता में, उनके दृढ़ संकल्प में कोई बहस नहीं है। लेकिन ये सही है कि विपक्ष उनको लेकर के एक संदेह की स्थिति में रहता है कि वो क्या निर्णय ले लेंगे, इसलिए कि उनके ऊपर कोई, यह वजह क्या है ना कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता। अगर जो निर्णय ले लेते हैं तो उन्होंने इतने बड़ा व्यक्तित्व है कि निर्णय ले लिया तो उन्होंने निर्णय ले लिया। लेकिन इसलिए कि आप मैंने पवार साहब की गतिविधियां इस संदेह में चलिए कि अगर आपका यही स्टैंड लोकसभा में होता, यही स्टैंड आपका राज्यसभा में होता, संसद के भीतर होता, संसद के बाहर होता, मानते भाई एनसीपी नहीं है। लेकिन जेपीसी के मांग के साथ आप पड़े रहे और अचानक आपने यही स्टैंड ले लिया कि जेपीसी से कुछ होना हमारा नहीं है। ये सही है। जेपीसी होने का मतलब है कि सरकार के ऊपर आप हमलावर हो। उसके अधिकार और क्षेत्र कितने हैं ये हमारे ख्याल से शरद पवार से अधिक कौन जानता। बिल्कुल ये बात है। लेकिन मैं भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए एक मजबूत आधार है शरद पवार जी, इसमें कोई बात नहीं। और बीजेपी के खिलाफ लड़ने वालों में एक मजबूत व्यक्तित्व है वो। और अभी भी ये जो बाजार वाला जो समितियों के चुनाव की बात है, आप इसको क्लियर करेंगे, संजय जी बताएंगे। एक जरूर बात आई है, इसमें थोड़ी बात हो रही कि पता नहीं है बीजेपी वाले कैसे बीजेपी के साथ एनसीपी का समझौता हुआ है। अदरवाइज ये आम धारणा है, ये हमारे जैसे व्यक्ति भी विश्वास करते हैं कि कम से कम अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं की वजह से भी, जिसकी वजह से भी समय बहुत कम है। हाँ संजय जी, हम किसी और दिन इस पर डिबेट कर लेंगे, लेकिन जो बात संदेह की है, इस समय और भी फाइन टूथ कोम्ब एक जस्ट वन सेंटेंस इसमें कोई सच्चाई नहीं। तीनों ऑडियो शिवसेना, कांग्रेस और जी बोलिए। मैं तो सब चुनाव एनडीए साथ में लड़ेंगी, ऐसा राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है, तो बीजेपी के साथ किसी भी इकाई में किसी भी चुनाव में साथ में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए, चुनाव में साथ में नहीं जाएंगे, लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के साथ गठबंधन में है और इसीलिए संदेह की बात बार बार होती है। तो चलिए देखेंगे कि शरद पवार का अगला मूव क्या होता है और विपक्षी एकजुटता को वो कैसे उसको और कंसोलिडेट करते हैं। समय कम है। थैंक यू सो मच संजय ततकरे जी, सुनील शुक्ला जी, अनिल सिन्हा जी, थैंक यू वेरी मच। और सारे व्यूअर्स से ये अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ Q5 नेटवर्क पर। थैंक यू।